नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाए। मित्रों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कारक। पिछली क्लास में हमने कारक पढ़ा संप्रदान कारक। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक, जिसको पंचमी विभक्ति भी कहा जाता है। कौन सा कारक मित्रों? अपादान कारक। पहले हमने पढ़ा कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति, और अब हम पढ़ रहे हैं अपादान कारक। क्या है अपादान कारक? कारक चिन्ह क्या होता है? अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह है से। अब देखो भाई, से हम इससे पहले 3 बार पढ़ करके आ चुके हैं, 2 बार हमने पढ़ लिया वहां पे चाहे। एक बार तो हमने इसको पढ़ा था आपका कर्ता के साथ, फिर हमने पढ़ा करण के साथ। अब हम पढ़ रहे हैं अपादान में भी। यही सबसे बड़ी बात है जो हम बार बार जब तक कारक चल रहा है, हम बार बार इस एक ही चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई कारक पढ़ते समय आप चिन्हों को याद नहीं करें, कारक की भूमिका याद रखें, क्योंकि हमने परिभाषा जो लिखी सबसे पहली उसको ही आपको समझना है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जो ये स्पष्ट करे कि क्रिया के साथ उसकी भूमिका क्या है, वही उसका कारक कहलाएगा। अपादान में एक कारक चिन्ह कभी कभी चलता है की अपेक्षा। की अपेक्षा ये क्यों होता है अभी हम बात करेंगे। ये से को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि क्या से में कब कर्ण माने और कब अपादान माने, ये कारक चिन्ह को लेकर के स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट करेंगे तो उसके लिए ये तरीका रहेगा। आपका जो परंपरागत तरीका वो तो ये था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ये बात ठीक है कि जहाँ जहाँ अलगाव की बात होगी, जहाँ जहाँ पृथक्करण की बात होगी, वहाँ सभी जगह अपादान कारक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वहीं अपादान होगा, उसके अलावा भी तो अपादान हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है देखिएगा, सुनिए मित्रों बड़ा गंभीरता से। जहाँ वाक्य में एक दूसरे से अलग होने का, जिसको आप पृथक्करण कह रहे हो, उसके अलावा भाव सुनिएगा, प्रेम, घृणा, भय, नफरत, लज्जा, निरंतरता, गतिशीलता, उद्गम, स्रोत, तुलना, अर्थ ग्रहण, कार्य आरंभ, इन सारे भावों का बोध कराने के लिए यदि आप वाक्य में से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हो तो ऐसी विभक्ति के साथ प्रयुक्त होने वाला अर्थात उसके पूर्व प्रयुक्त होने वाला संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द अपादान कारक के नाम से जाना जाता है। एक बात स्पष्ट है, महत्वपूर्ण है कि कारक कभी भी जहाँ चिन्ह लगा है उसके बाद वाले पद में नहीं होता, उससे पहले वाले संज्ञा पद में होता है। ये बात सबको पता है, लेकिन कैसे तय करेंगे कि उसको अपादान मान लिया जाए। अपादान मानने के लिए फिर से सुनिएगा एक बात, जहाँ एक दूसरे से अलग होने का बोध हो, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरा, अपना पुराना परंपरागत उदाहरण है। लड़का विद्यालय से आ रहा है, ये जब से हम विद्यालय जाने लगे, कारक पढ़ने लगे, तब से ये उदाहरण रटा हुआ है। लड़का विद्यालय से आ रहा, तो स्पष्ट है कि लड़का और विद्यालय के बीच में अलगाव हो रहा है। अब जहां एक चीज स्थिर हो और एक चीज अस्थिर हो, ऐसी स्थिति में जो स्थिर है उसमें अपादान पाया जाता है। क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न बन ले जाते हैं, कई बार आपसे पूछ लें कि अपादान कारक होता है स्थिर अथवा अस्थिर, तो भैया सामान्य तौर पर जहाँ स्थिर और अस्थिर हो वहां पर स्थिर तत्व में अपादान पाया जाता है। एक चीज तो यह है। दूसरा, जो कारक चिन्ह लगा उससे पहले वाले पद में अपादान पाया जाता है। लेकिन से को कैसे अपादान करें, तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जहां वाक्य में एक दूसरे से अलग होने का, जिसको अलगाव कह सकते हैं, अलगाव कह सकते हो चाहे पृथक कह सकते हो, एक दूसरे से पृथक होने, कौमा प्रेम, घृणा, भय, लज्जा, नफरत, मिलन या संयोग कह सकते हो, मिलन या संयोग, निरंतरता, कंटिन्यूटी। उदाहरण आ चुका है इससे जुड़ा हुआ, अभी सबके उदाहरण लेंगे हम लोग। जितने सारे भाव पढ़ रहे हैं सभी भावों के एक एक उदाहरण हम लेंगे और बारीकी से उस पर अध्ययन करेंगे कि कैसे स्पष्ट करेंगे। निरंतरता या गतिशीलता,
गतिशीलता, उद्गम कह सकते हो, या स्रोत, सोर्स क्या है, जन्म। इनको लगभग हम तीनों को एक ही चीज में लेते हैं, निरंतरता, गतिशीलता, उद्गम, जन्म या स्रोत। कार्य आरंभ, कार्य आरंभ, किसी काम की शुरुआत होना, कार्य आरंभ। अर्थ ग्रहण आदि भावों को पूरा करने के लिए यदि, एक और रह गया इसमें, तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलना दो कारकों में होती है। बहुत प्रश्न आता है कि एक वचन से तुलना हो रही है तो कौन सा कारक है, और बहुवचन में तुलना हो रही है तो कौन सा कारक है। दो अलग अलग स्थितियां होती है। तुलना एक वचन में होगी तो अपादान होगा, बहुवचन में होगी तो क्या होगा, हम आगे चर्चा करेंगे, अधिकरण कारक होता है। आदि भावों को पूरा करने के लिए यदि से कारक चिन्ह का प्रयोग हो, कारक चिन्ह का प्रयोग हो, तो वहां अपादान कारक होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। इतने सारे भावों को वापस से समझिएगा मित्रों, करण और अपादान में कैसे चर्चा अंतर स्पष्ट करें, क्योंकि कर्ता वाले को कई बार आप पहचान भी लेते तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि काम को कर रहा है। जैसे नौकर से चला जा रहा है, चल कौन रहा है, नौकर चल रहा है, समर्थता व्यक्त कर रहा है, लेकिन चल रहा तो रहा है ना, चलने का काम नौकर कर रहा है। हम समझ गए कि ये अपादान नहीं है, ये करण नहीं है, वो करता है। लेकिन अपादान और करण को कैसे समझेंगे, तो मित्रों करण के लिए केवल 3 बातें याद रखिएगा मोटी मोटी। नंबर 1, वाक्य में, मैं रिपीट पुराना कर रहा हूं, करण का, वाक्य में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया है उसके होने का साधन अथवा माध्यम क्या है, ये बात पहले। नंबर 2, उसके हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। नंबर 3, उसकी रीति क्या है। ये 3 बातें, रीति यानी शैली, तरीका, जिसको हम बात कह रख सके। जैसे हमने उदाहरण लिखा कि उसने मेरी ओर प्रेम से देखा, प्यार से देखा, क्रोध से देखा, कैसे देख लेना अपने हिसाब से, है ना, मेरी ओर से तो प्यार से देखा था। तो ये आप रीति कह रहे हैं। ये इन 3 चीजों की अगर बोध हो रहा है, इनका बोध हो रहा है, तो वहां पर करण करना है। बाकी इतने सारे जो भाव हमने लिखे हैं, इन सारे भावों को अगर पूरा करने के लिए मित्रों आप यदि से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हो, तो ऐसी स्थिति में होने वाले भावों को अपादान कारक के नाम से जाना जाता है। एक और आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, दूरी की बात कह रहे हैं, डिस्टेंस। अब दूरी हो रही तो निश्चित तौर पे वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इन सारे भावों को पूरा करने के लिए यदि से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहां अपादान कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम सब के कुछ एक उदाहरण लेते हैं, प्रत्येक के हम कोशिश करेंगे कि हर सारे भावों का एक एक उदाहरण लें। जैसे हमने कहा पत्ता पेड़ से गिरा, गिरा या गिरता एक ही बात है, पत्ता पेड़ से गिरा। मुझे बताइए गिरा कौन, पत्ता, लेकिन ये अलग कहां से हुआ, पेड़ से। ये आपका क्या है, अपादान है। ये आपका पहला जो मूल भाव है, और हमारा पुराना परंपरागत उदाहरण भी है जो बचपन से रट रखा है। अलग कहां से हो रहा है, पेड़ से। इसको यूं भी लिख सकते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें तो अपादान जान लेना ना, अपादान है किसमें, पेड़ में है, क्योंकि गिर कौन रहा है, पत्ता, स्थिर कौन है, पेड़। ये इससे अलग हो रहा है, ये गति करेगा, वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नीचे जाएगा। जैसे मैंने कहा लड़का विद्यालय से आ रहा है। मुझे बताओ कौन आ रहा है, लड़का ये करता है, लेकिन वो अलग कहां से हो रहा है, विद्यालय से हो रहा है। ये आपका क्या है, अपादान है। अब मैं बार बार ये चर्चा ये कर रहा हूं कि कई बार परीक्षक पूछता है कि अपादान किस में है, से में है या फिर विद्यालय में है। तो भाई कारक तो विद्यालय शब्द में है, से तो उसका कारक चिन्ह है। जैसे कुछ और हम उदाहरण लेते हैं, प्रेम का ले रहे हैं, सीता, घृणा का ले लें, सीता रावण से, सबका लेंगे हम एक एक उदाहरण। रावण से घृणा करती थी। देखिए भाववाचक संज्ञा है, घृणा करती थी, किसका भाव है,
घृणा का, लेकिन उसकी घृणा थी किससे? रावण से थी। ये आपका क्या है मित्रों? अपादान कारक है। जैसे हम कर्म की पहचान करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये किसकी कैसे पहचान करेंगे, हम एक दो कारक की बात करेंगे। मां बच्चों से प्रेम करती है, मां बच्चों से प्रेम करती है। मुझे बताओ प्रेम किससे कर रही है? बच्चों से। ये बच्चे शब्द आपका क्या है? क्योंकि प्रेम का भाव हो रहा है, ये आपका अपादान कारक है। जैसे अगला हम उदाहरण ले रहे हैं, राम सीता से मिलता है। भाई तुम किसी से मिल लेना भाई, मैंने तो राम सीता का नाम लिया है। राम सीता से मिलती है, मिलता है, माफी चाहूंगा, कर्ता पुल्लिंग है। राम सीता से मिलता है। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूज करने वाला उदाहरण है। हम लोग रट के चल जाते हैं कि जहाँ एक दूसरे से अलग होने का बोध हो, और आपने सोचा कि राम शाम से मिलता है, सीता से मिलता है, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो मिलन हो रहा है। देखिए जहाँ मिलन का भाव होगा ना, वहाँ पे अपादान कारक ही होता है। मिल किससे रहा है? सीता से, जिसमें मिलन का भाव है। मिलन का भाव इसमें है तभी तो ये मिलने के लिए गया है। जिसमें मिलन का भाव है वो आपका क्या कहलाएगा मित्रों? अपादान कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम और उदाहरण ले रहे हैं, सबके ले रहे हैं, राजीव सलीम सांप से डरता है। सलीम सांप से डरता है। मुझे बताओ भाव किसका है? डर का भाव है। ये डर का भाव है किसमें? सांप में है, तभी तो ये लड़का डर रहा है ना। डर का भाव किसमें है? सांप में। जिसमें डर का भाव है, जिसमें मिलन का भाव है, जिसमें प्रेम का भाव है, उसमें है, तभी तो हम उसके प्रति आसक्त हैं। ये जिसमें भाव पाए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाएगा मित्रों? अपादान के नाम से जाना जाता है। चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बहु, बहु शब्द शुद्धि में आता है, शब्द मात्रा बड़े हो क्या आएगी? बहु स्वसुर से, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ससुर होता है। बहु स्वसुर से लज्जाती है, लज्जाती है। अब मुझे बताओ मित्रों, लज्जा का भाव किस में है? ससुर में है। ये आपका क्या है? अपादान कारक के नाम से जाना जाता है। समझ मित्रों कहानी। अगला है मित्रों, प्रधानमंत्री जी। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं अगला, बहुत सारे सबके उदाहरण लेंगे। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से आ रहे हैं। मुझे बताइए किसमें भाव है? अलगाव का भाव किसमें है? अमेरिका से, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी से अलग नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग किससे हो रहे हैं? अमेरिका से हो रहे हैं। ये जो अमेरिका शब्द है जिसमें अलगाव का भाव है वो क्या कहलाएगा? आपका अपादान के नाम से जाना जाता है। जैसे लिपिक के हाथ से, लिपिक के हाथ से लेखनी गिर गई, लेखनी गिर गई। मुझे बताओ गिरी कहां से? अलग कहां से हुई? हाथ से। ये आपका क्या है? अपादान कारक है। और हम उदाहरण ले रहे हैं अगला, दूरी का। जैसे हम, मेरा गांव, मेरा गांव अजमेर से 50 किलोमीटर दूर है। किसका भाव है? दूरी का भाव है। लेकिन दूरी है किसकी? मेरे गांव की। मेरे गांव की दूरी है किससे? अजमेर से। ये आपका क्या है? अपादान कारक है। यानी कि आप जिससे भाव तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो भाव है किसमें? जैसे हम कह रहे हैं कि इसमें अपादान का भाव कैसे हुआ? दूरी में। तो पहली बात तो जहां दूरी शब्द की चर्चा होगी, डिस्टेंस की चर्चा होगी, वहां अपादान होता है। लेकिन इसमें ही क्यों है? गांव में क्यों है? भाई अपादान का भाव तो अजमेर से। आप ये नहीं कह रहे हैं कि अजमेर से मेरा गांव, अगर इस तरह कहते तो स्थिति बदल जाए। आप कह रहे हैं कि मेरा गांव अजमेर से दूर है, तो आप अपने गांव की जो दूरी बता रहे हैं वो किससे बता रहे हैं? अजमेर से बता रहे हैं। ये आपका क्या है? अपादान का भाव है। जैसे हम कुछ और उदाहरण ले रहे हैं, प्रेम का हो गया, घृणा का हो गया, घृणा का नहीं हुआ। सीता रावण से, ये भी हो गया शायद, लिख देते हैं। सीता रावण से
घृणा करती थी। भाव किसका है? घृणा करती थी। अब ये घृणा करती किससे थी? रावण में, क्योंकि जो घृणा का भाव था वो किसमें है? रावण में था, इसलिए अपादान कारक हो गया। कार्य आरंभ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे भाव लिखे, सबके उदाहरण ले रहे हैं हम, आप आगे लिखते जाना, अपने नोट्स बनाए तो यहाँ लिखते जाना कि इसमें किसका भाव है। जैसे इसमें घृणा का भाव है, ताकि आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा और लिखते समय। जैसे हमने लिखा कल से एक दिवसीय, कोई सोम दिन का नाम लिख दो, एक दिवसीय मैच आरंभ होंगे। बात किसकी कर रहे हैं? आरंभ की, कार्य आरंभ की बात कर रहे हैं, होंगे, कार्य आरंभ की बात कर रहे हैं, लेकिन कब से होंगे? कल से। ये आपका क्या है? अपादान कारक है। निरंतरता, गतिशीलता, उद्गम की हम बात कर रहे हैं। जैसे उद्गम के हम उदाहरण ले रहे हैं, गंगा हिमालय से, आ चुका एग्जाम में प्रश्न, बहुत बार आया है, पटवार में पूछा गया, आरपीएससी में पूछा गया, गंगा हिमालय से निकलती है। मुझे बताइए बोध किसका हो रहा है? उद्गम का बोध हो रहा है, गतिशीलता का नहीं है। उद्गम के कह सकते हैं, जन्म कह सकते हैं कि गंगा का उद्गम कहां से हो रहा है? हिमालय से हो रहा है। ये आपका क्या है? अपादान है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उद्गम का कह सकते हो, जन्म का कह सकते हो, या स्रोत कह सकते हो कि गंगा के उद्गम होने का स्रोत क्या है, वो कहां से उद्गम हो रहा है उसका। तो आप ये तीनों बातें इसमें लिख सकते हो, का बोध हो रहा है। उसी तरह हमने और कुछ भाव लिखे थे, जैसे कि दूरी का हो गया, ईर्ष्या का जैसे हमने लिख लिया था। जैसे हमें पड़ोसियों से, ये पड़ोसियों शब्द भी सप्तपदी में आता है भाई, मात्रा ही क्या आती है? हमें पड़ोसियों से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मुझे बताइए बोध किसका हो रहा है? ईर्ष्या का भाव हो रहा है। लेकिन किसमें ईर्ष्या? हमें जो ईर्ष्या नजर आ रही है वो हम किससे कर रहे हैं? पड़ोसियों से कर रहे हैं। तो जहां ईर्ष्या का भाव वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे तुलना की हम बात कर रहे थे, तुलना, सीता गीता से छोटी है। आप तुलना कर रहे हैं, तुलना कर किसकी रहे हैं? सीता की, माफी चाहूंगा, सीता की तुलना किससे कर रहे हैं? गीता से। ये आपका क्या है? अपादान है। जिससे आप तुलना करते हैं उसे भी अपादान के नाम से जाना जाता है। जैसे निरंतरता की हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, वह एक माह से बीमार है। वह एक माह से बीमार है। मुझे बताइए बीमार कब से? एक माह से, यानी एक महीने से। कंटिन्यूटी वो क्या है? बीमार है। तो आपका अपादान किस में हुआ? एक माह शब्द में आपका अपादान कारक हो गया। जैसे अर्थ ग्रहण की हम बात कर रहे थे, पिता ने पुत्र से, देखो दो बातें, एक तो देना और एक अर्थ ग्रहण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस वाक्य को दो तरह से कहूं कि बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं, और एक मैं कहूं कि अध्यापक जी बच्चों को पढ़ाते हैं, दोनों में अंतर है। अध्यापक जी बच्चों को पढ़ाते हैं, देने का भाव हो रहा है, पढ़ा कौन रहा है? अध्यापक जी। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। यह अध्यापक जी बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा क्या रहे हैं? हिंदी। किसको? बच्चों को। ये संप्रदान हो गए, यहां पर दो कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। एक कर्म निर्जीव है, क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी भाषा है, और एक क्या है? सजीव है, किसको? बच्चों को। तो ये जब क्रिया द्विकर्मी हो तो ऐसी स्थिति में उसको हम देने के जब भाव में संप्रदान कहेंगे। लेकिन जब हम अर्थ ग्रहण की बात कर रहे हैं, हम दे नहीं रहे बल्कि किसी से ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा पिता ने पुत्र से गाड़ी चलाना सीखा। मुझे बताओ पिता ने पुत्र से, पिता सीख रहा किससे? पुत्र से, अर्थ ग्रहण कर रहा है। ये आपका क्या है? अपादान का भाव है। जैसे बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं,
मुझे बताओ, पढ़ रहे हैं कि अध्यापक जी दे रहे हैं? अगर देने का भाव होता तो संप्रदान होता। यहाँ अर्थ ग्रहण का भाव है, अर्थ ग्रहण किससे कर रहे हैं? अध्यापक से। ये आपका क्या है मित्रों? अपादान कारक के नाम से जाना जाता है। समझे मित्रों कहानी? एक बार फिर समझिएगा। जहां वाक्य में एक दूसरे से अलग होने का बोध हो, प्रेम, घृणा, भय, नफरत, लज्जा, निरंतरता, गतिशीलता, उद्गम, स्रोत, कार्य की कंटिन्यूटी, किसी से अर्थ ग्रहण करना, मिलन का, तुलना का, इन सारे भावों को बोध कराने के लिए अगर सहकारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उससे के साथ पूर्व वाला जो शब्द संज्ञा है वह अपादान के नाम से जाना जाता है। अगला आता है मित्रों छठा कारक, षष्ठम विभक्ति संबंध कारक। बहुत सरल है, इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। संबंध कारक सबको जानता है, सब लोग पता है कि संबंध क्या है, एक दूसरे के बीच में रिश्ता बता देना। कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ये इसके मूल कारक चिन्ह है, का, के, की। कभी कभी सर्वनाम के साथ, कई बार जैसे सर्वनाम के साथ, तो सर्वनाम के साथ आपका, आपकी आप कह सकते हैं, लेकिन संज्ञाओं के साथ का, के, की का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी सर्वनामों के साथ का, के, की के साथ, की संज्ञाओं के साथ रा, रे, री का प्रयोग नहीं होता। संज्ञाओं के साथ का, के, की का ही प्रयोग होगा। सर्वनामों के साथ मूल कारक चिन्ह का, के, की हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी सर्वनामों के साथ, सर्वनाम के साथ रा, रे, री भी, सर्वनाम के साथ रा, रे, री का भी प्रयोग किया जाता है। ये इसके कारक चिन्ह है। मूल रूप में कारक चिन्ह कौन सा होगा? का, के, की। कभी कभी सर्वनाम की स्थिति में का, के, की सर्वनाम के साथ तो आते ही हैं, लेकिन सर्वनाम के साथ रा, रे, री का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि संबंध क्या है? संबंध का मतलब है रिलेशन प्रकट करना, यानी कि जब आप वाक्य में किसी के बीच में अर्थात दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में जब संबंध प्रकट करते हो तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। सामान्यतः हिंदी की लोकोक्ति और मुहावरों में भी संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम का पेन, आप संबंध किसके बीच में बतला रहे हैं? राम और पेन के बीच में। लेकिन पेन है किसका? राम का। ये आपका संबंध कारक है, ये आपका क्या है? संबंध कारक है। बहुत ईजी है, बार बार एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ऐसी पूछी जाती है। जैसे आपसे इसी वाक्य में रेखांकन कर दिया, राम का पेन खो गया, और फिर कहा कि पेन पर अंडरलाइन कर दिया, और आपसे पूछेंगे कि पेन क्या है, या आपसे इस तरह पूछ लिया कि उपयुक्त वाक्य में संबंध कौन है? ए राम, ब का से पेन, द उपयुक्त सभी। तो भाई देखो संबंध तो केवल राम है, का उसका कारक चिन्ह है, लेकिन पेन क्या है? पेन संबंधी है। और ये हम कह रहे थे कि कई बार परीक्षक क्या करता है, यहाँ रेखांकन करने के बजाय उसने पेन शब्द पर रेखांकन कर दिया। यहाँ कह दिया कि रेखांकित पद क्या है, और फिर वहाँ लिखेगा ए संबंध, ब संबंधी, स दोनों, द कोई नहीं। तो ये जो पेन शब्द है ना, ये संबंधी है, क्योंकि मित्रों जब संबंधी नहीं तो संबंध कैसा? अरे भाई रिश्तेदारी नहीं तो रिश्तेदारी कैसी? इसका मतलब है कि रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी भी है, और रिश्तेदारी नहीं है तो रिश्तेदार नहीं है। इसलिए संबंध कारक में जो पूर्व पद होता है इसमें संबंध कारक पाया जाता है, और इसके साथ जो दूसरा जो पद आ रहा है उसको संबंधी पद कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधी पद कहते हैं। अब एक और प्रश्न बनता है, कभी कभी आता है परीक्षा में, कि संबंध कारक के जो प्रत्यय होते हैं अथवा जो कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों के लिंग और वचन का संबंध होता है। यानी कि जो आपका संबंध कारक है, जैसे राम का पेन, राम की पुस्तक, राम के भाई, राम की बहन, राम की बहिनें, ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कभी का प्रयोग कर रहे हैं, कभी की का प्रयोग कर रहे हैं, कभी के का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो कारक चिन्ह है, इन कारक चिन्हों में कभी आप का कह रहे हो तो पुल्लिंग कह रहे हो, की कह रहे हो तो स्त्रीलिंग कह रहे हो, के कह रहे हो तो पुल्लिंग बहुवचन कह रहे हो। ये जो आप परिवर्तन कर रहे हो, ये परिवर्तन किसके आधार पर होता है? ए संबंध के आधार पर, ब संबंधी के आधार पर। तो उसका उत्तर है संबंधी के आधार पर। यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पर संबंध कारक के संबंध कारक के प्रत्ययों का, संबंध कारक के प्रत्ययों का लिंग और वचन,
प्रत्ययों कह दो, परसर्ग कह दो, चाहे चिन्ह कह दो, संबंध कारक के प्रत्ययों, चिन्हों या परसर्गों, हमने पढ़ा है कि कारक चिन्हों को ही परसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय इसलिए कह रहे हैं कि ये मूल संख्या उस कारक के बाद में होता है। हालांकि प्रत्यय अपने आप में व्याकरणिक का एक अलग प्रश्न है, लेकिन ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछ लिया जाता है, क्योंकि परसर्ग को कई लोग प्रत्ययों को ही परसर्ग कहते हैं। वास्तव में प्रत्ययों को परसर्ग कहना न्यायोचित नहीं है, लेकिन इनमें कुछ गुणवत्ताएं लगभग वैसी ही है तो होती है जैसे कि प्रत्ययों में होती है। कारक चिन्ह भी हमेशा उस मूल संज्ञा और सर्वनाम शब्द के बाद में लगता है, कभी पहले नहीं लगता है। जैसे कि आप ने राम नहीं कहोगे, राम नहीं कहोगे, को मोहन नहीं कहोगे, मोहन को कहोगे, तो ये कारक चिन्ह बाद में लगते हैं। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दांश जो बाद में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। हम पढ़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय, जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, सामान्य जो बातें आपको आती भी होगी। तो ये जो बाद में लगते हैं इसलिए इसको परसर्ग कहते हैं। परसर्ग को हम प्रत्यय की तरह भी कह सकते हैं, हालांकि प्रत्यय को परसर्ग कहना गलत है। बाद में लगने के कारण वैसी कुछ गुणवत्ताएं पाए जाने के कारण उनको उस तरह से पुकार लिया जाता है। जब परीक्षा में कई बार आता है तो प्रत्यय शब्द आ गया, वहां आप भ्रमित हो जाएं कि प्रत्यय तो अलग टॉपिक है, ये तो कारक पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है। तो संबंध कारक के प्रत्ययों का या चिन्हों का, परसर्गों का लिंग और वचन किस पर निर्भर करता है? संबंधी पर निर्भर करता है। किस पर मित्रों? संबंधी पर निर्भर करता है। समझे मित्रों कहानी? परिभाषा कारक की क्या होगी अभी हमने समझाई, नहीं समझ आई तो मैं लिख देता हूं यहां पर। जहां वाक्य में, ये कारक की परिभाषा है संबंध की, जहां वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध प्रकट किया जाता हो। क्या प्रकट किया जाता हो? संबंध प्रकट किया जाता हो, तो वहां संबंध कारक होता है। चिन्हों की हमने चर्चा की, जैसे कुछ उदाहरण हम लेकर के और प्रस्तुत कर लेते हैं कि संबंध कारक के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने कहा चांदी की थाली, उसमें सोने का हार। जैसे हमने कहा चांदी की थाली। अब मुझे बताओ संबंध किसके बीच में है? चांदी और थाली के बीच में। ये चांदी शब्द आपका संबंध है और थाली शब्द आपका संबंधी है। की इसका परसर्ग है और की शब्द आ रहा है। अब यहां पर तो चांदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, थाली शब्द भी इसी तरह आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप इसको अगर बदल के भी देखेंगे तो भी जो की कारक चिन्ह आ रहा है ना, वो थाली के आधार पर आ रहा है। जैसे मैं लिखूं सोने का हार, सोने का हार। अब मुझे बताइए आप, सोने का हार, हार किसका? सोने का। देखिए यहां पर थाली स्त्रीलिंग था इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया, हार पुल्लिंग इसलिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि ये संबंध और ये संबंधी है। उसी तरह हमने कहा हमारे मामा जी आए हैं। आप संबंध किसके बीच में बता रहे हैं? हमारे और मामा जी के बीच में। अगर आप कहते हैं कि हमारे मामी जी आए, ऐसा नहीं, हमारी मामी जी कहते हैं, क्योंकि मामी जी जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर प्रत्यय भी बदल जाएगा। ये आपका संबंध और ये आपका संबंधी है। हिंदी की लोकोक्ति और मुहावरों में भी प्राय संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे शेष दो कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंद कर दो जी।